अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नए हमारा जो टॉपिक है उसके साथ, और ये टॉपिक हमारी राइटिंग के अंदर है, ख़ुसूसन एकेडमिक राइटिंग के अंदर है। और इसके अंदर जो स्टाइल है, यानी अगर हम ये कहें कि इसका जो आज की वीडियो का जो एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को ये एड्रेस करेगी ये वीडियो, वो ये हो सकता है कि व्हाट शुड बी दी प्रॉपर स्टाइल ऑफ एकेडमिक राइटिंग। तो इसमें आज हम यही बात करेंगे कि अगर एकेडमिक राइटिंग का आपने इस्तेमाल करना है अपनी राइटिंग के अंदर, तो आपका स्टाइल क्या होगा, और उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करनी है, और किन चीज़ों को आपने यूज़ करना है। तो थोड़ी सी जो है ना तवज्जो आपकी मुझे चाहिए होगी। तो ये मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि ये जो बुक है हमारी, जिसके ऊपर से हम ये कर रहे हैं, ये है थर्ड एडिशन है एकेडमिक राइटिंग का, हैंड बुक फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हम इसके पेज नंबर 170 पे जा रहे हैं। ये तकरीबन हम ये पहुंच गए हैं 170 पे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके चलता हूँ। तो आपके सामने ये देखें, तो इस बुक के ऊपर ये स्टाइल है। तो ये मैं आपके सामने आज शेयर करता हूँ। तो देखते हैं जी कि इसमें क्या है कि देयर इज़ नो वन करेक्ट स्टाइल ऑफ एकेडमिक राइटिंग एंड द स्टूडेंट्स शुड एम टू डेवलप देयर ओन वॉइस। इन जनरल इट शुड अटेम्प्ट टू बी एक्यूरेट, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। मसलन वो कहता है कि आपका जो एकेडमिक राइटिंग का स्टाइल है वो आपका अपना हो, बेशक आपका अपना हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर आपने यही वर्ड्स यूज़ करने हैं या यही सेंटेंसेस आपने यूज़ करने हैं, क्योंकि ये हर एक आदमी का अपना ही एक टॉपिक होता है और इसकी अपनी ही एक फील्ड होती है जिसके अंदर वो बात कर रहा होता है या लिख रहा होता है। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो है ना वो एक अपना स्टाइल उसका होता है। लेकिन उस स्टाइल के अंदर जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए मिसाल के तौर पर कि 3 चीज़ों का आपने उसमें ख्याल करना है कि इन जनरल इट शुड अटेम्प्ट टू बी एक्यूरेट, यानी इसके अंदर जो है ना आपकी फ्लॉलेस होना चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होनी चाहिए। इम्पर्सनल होना चाहिए। आपने पर्सनल का एलिमेंट, यानी जो हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। और ऑब्जेक्टिविटी डेफिनेटली वो भी नहीं होगी इसमें, वो कहता है। तो इसके अंदर इट शुड अटेम्प्ट टू बी एक्यूरेट, इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव। ये 3 चीज़ें ऑब्जेक्टिविटी मीन होनी है, यानी आपने सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी लिटरेचर के अंदर 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जब एक आदमी अपने ख़यालात का इज़हार, अपनी लाइफ का जो इज़हार है या अपनी सोचों का इज़हार अपनी राइटिंग में करता है, तो हम इसको कहते हैं कि यार ये सब्जेक्टिविटी है। या वो जिस माहौल में रह रहा होता है तो उसके अंदर जब वो अपनी कुछ स्क्रिप्ट लिखता है, कुछ लिखता है, तो उसकी लगता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी की झलक यहाँ से आ रही है या उसकी सोच की झलक यहाँ से आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये सब्जेक्टिविटी, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन हिज राइटिंग। लेकिन एक आदमी अगर चाहे वो खुद मिजरेबल plight के अंदर हो, वो चाहे वो जिस पोजीशन में भी हो, सपोज़ कीट्स है, उसका मैं हवाला लिटरेचर में देना चाहूँगा कि जॉन कीट्स का नाम आपने रोमांटिक जो लिटरेचर के अंदर सुना होगा। तो उसके अंदर वो उस तकरीबन 23-24 साल की उम्र के अंदर उसने वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन उसने उसी अपनी उस जवानी के अंदर वो पूरी फैमिली उसकी जो है ना वो कंजम्पशन की वजह से वो यानी जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से वो उनकी डेथ हुई। बहुत ज़्यादा मसाइल उसने झीले, गुर्बत देखी। लेकिन उस तमाम उसके हालात को अगर हम एक तरफ देखें तो उसकी राइटिंग को जब हम देखें तो लगता नहीं कि ये उस बंदे की राइटिंग है जो इतनी मसाइल से गुजरा है। तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी राइटिंग के अंदर आपकी अपनी जो एक सोच है उसके अंदर उसकी झलक नहीं आनी चाहिए, बल्कि आप स्टैटिस फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, आप अदाद शुमार के साथ बात करेंगे, आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे के बात करेंगे, आप आर्गूमेंटेटिव बात करेंगे। आप जो है ना इसके अंदर एक जनरलाइजेशन का एलिमेंट नहीं आपके अंदर आना चाहिए कि आप ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं जी, या ये कुछ लोगों का ये ख्याल है, या मैंने देखा कि कुछ लोग यूँ कर रहे थे, तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर जनरलाइजेशन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं 3। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई
एंड ईडियम, यानी अगर पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई और वी ये दोनों एक सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है और जो वी है ये बेसिकली प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है, तो इन दोनों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर आपके साथ ये भी शेयर किया था कि अगर आपने इन इस्तेमाल नहीं करना तो क्या क्या करना है। तो आगे चल के हम इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि कैसे आप इसको पर्सनल प्रोनाउन की जगह पे मुख्तलिफ वर्ड्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मीन फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ईडियम्स यानी फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, यानी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ईडियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी सारी फिगरेटिव लैंग्वेज आप यूज़ कर देंगे, जैसे सिमिली है, मेटाफर्स हैं, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबली है, इसका इस्तेमाल आप इसमें नहीं करेंगे। यानी अगर आप थोड़ा सा दोबारा देखें कि स्टाइल आपका चाहे जो हो, लेकिन आपने इन चीज़ों को नहीं भूलना, ये बाकायदा इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके अंदर ही रहना है। अच्छा जी, अब दिस यूनिट गिव्स सम ऑफ गाइडेंस फॉर एन अप्रोप्रिएट स्टाइल। तो यार देखते हैं जी कौन सा ये अप्रोप्रिएट स्टाइल हमें देता है जी। तो आइए चलते हैं जी, कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक स्टाइल के कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से अनासर होने चाहिए। ये एक पैराग्राफ है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सबसे पहली जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है जी कि हाउ टू मेक पीपल वर्क हार्डर इज़ अ टॉपिक दैट लॉट्स ऑफ पीपल हैव रिटन अबाउट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब आप थोड़ा सा गौर करें ना, तो इसका आंसर मैं आपको थोड़ा सा नीचे भी देता हूँ, लेकिन अगर आप देखें मैंने पहले बताया कि पीपल जनरलाइजेशन का यानी जनरल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे फिर दोबारा इसने पीपल लगाया, यानी ये देखें ये एक यहाँ पे लगाया, फिर उसने ये पे लगाया, ये इट मीन्स कि ये जनरल स्टेटमेंट है। तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स जनरल स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया जाता है, फैक्ट्स के साथ बात की जाती है, हकायक के साथ बात की जाती है। अब देखें हम वहाँ पे वो क्या कहता है, देखें सम ऑफ द पीपल प्रॉब्लम विद द स्टाइल ऑफ दिस पैराग्राफ, यानी ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ना है या पढ़ा है इसके अंदर कौन कौन से मसाइल आए हैं। यहाँ पे वो पहली बात करता है हाउ टू मेक पीपल वर्ड हार्ड। अब ये वो कहता है कि इम्प्रिसाइज वोकैबुलरी है, यूज़ मोटिवेशन, यानी आपने मोटिवेशनल स्टेटमेंट देनी है, यानी लॉट्स ऑफ पीपल है तो ये एक वॉग नाम दें, कौन से लोग हैं, कौन से कितने लोग हैं, फैक्ट्स के साथ बात होगी। लास्ट फ्यू ईयर्स, अब ये देखो ये भी एक वॉग स्टेटमेंट है, यानी एक इसके अंदर भी एक इबाम है। आप साल दें, 10 साल हैं, 5 साल हैं, 3 साल हैं, 2 डेकेड्स हैं, 3 डेकेड्स हैं, लॉट्स ऑफ डिफरेंस, ETC, अवॉइड यूजिंग ETC एंड सो ऑन वगैरह वगैरह की बात एकेडमिक राइटिंग में नहीं होती। आई थिंक, ये देखें आई थिंक टू पर्सनल है, पर्सनल स्टेटमेंट से अवॉइड करना है आपने। आर ओके, दिस इज ओके, ये इनफॉर्मल स्टाइल है, टू इनफॉर्मल है जी, बल्कि वो कहता है कि फॉर्मल से भी आगे बढ़ के है ये। व्हेन वी थिंक अबाउट दिस, व्हेन वी थिंक, तो आप देख लें कि वी जो है बेसिकली ये पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे, इस किस्म के सेंटेंसेस को। ओल्ड चाइनीज़ प्रोवर्ब, डू नॉट क्यूट प्रोवर्ब्स ऑफ सिमिलर एक्सप्रेशंस, प्रोवर्ब्स नहीं कहते। प्रोवर्ब्स कोई आप ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई फैक्ट्स की बात होती है, ये पुराने ज़माने की हमने ये सुना, या कोई ये जिस तरह हमारे कहते हैं ना कि ये कहावतें, कहानियाँ, ये ऐसी चीज़ें, इससे आपने अवॉइड करना है। आपका स्टाइल बेशक हो, लेकिन इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब ये देखें ज़रा, दिस द पैराग्राफ बी री रिटन। अब वो कहता है कि इस पैराग्राफ को जो आपने ऊपर पढ़ा है थोड़ा सा इसको तो देखें कैसे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, या एक नया पैराग्राफ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, या नया आ गया। तो मोटिवेशन हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ न्यूमरस स्टडीज़ ड्यूरिंग recent decades, but this essay will focus on Maslow's hierarchy of the needs theory। तो ये सारी अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें नज़र आएगी। तो ये गाइडलाइन वो कहता है कि इसके अंदर भी थोड़ी सी जो है ना वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आप लोग को अवॉइड करना है। ये पैराग्राफ नंबर 2 है, तो यहाँ पे भी उसकी आपको वो बात करेगा। ये गाइडलाइन वो दे रहा है कि देयर आर नो रूल्स फॉर एकेडमिक स्टाइल दैट अप्लाई टू ऑल सिचुएशंस। जैसे मैंने आपको पहले बात की आपसे, दी फॉलोइंग्स आर द गाइडलाइंस दैट शुड हेल्प यू डेवलप अ स्टाइल ऑफ योर ओन। तो ये वो डियर स्टूडेंट स्टाइल है जिसको आपने फॉलो करना है। डू नॉट यूज़ इडियमिक एंड कोलोकियल वोकैबुलरी। कोलोकियल वोकैबुलरी होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो आप अल्फाज होते हैं, किड्स, बॉस, इंस्टेड, स्टैंडर्ड इंग्लिश, चिल्ड्रन एंड मैनेजर। यूज़ vocabulary accurately. There is a difference between rule and law and or weather or climate, which you are expected to know if you study these subjects। यानी जब भी आपने यहाँ पे बात करनी है एकेडमिक राइटिंग में, आपने बाकायदा अथेंटिसिटी शो करनी है, आपने जनरलाइजेशन से हट जाना है, आपने फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ बात करनी है, कोलोकियल लैंग्वेज से हट जाना है आपने।
वोकेबलरी एक फॉर्मेट, पूरी एक फॉर्म जो वोकेबलरी जो यूज़ होती है फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बात करने का मकसद ये है कि जब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं या लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपके जहन में चीज़ जब आप लिखने बैठेंगे तो आपके जहन में आएगा। जब आप आई लिखेंगे तो कहते हैं, ओ यार सर ने कहा था कि आई नहीं लिखना, तो आप आई से हट जाएंगे। तो उसकी जगह पे आप रिसर्च से इस किस्म के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैंने इस किस्म की चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एक्यूरेसी है वो बिल्ड अप होती चली जाएगी। नीचे वो कहता है कि बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल व्हेन यू डीलिंग विद फैक्ट्स और फिगर्स, अवॉइड फ्रेजेस सच एज अबाउट 100 और हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, दिस इज़ आल्सो ए जनरल स्टेटमेंट। इससे भी आपने अवॉइड करना है। तो आपने फैक्ट्स के साथ बात करनी है। तो नीचे ज़रा थोड़ा सा आप देख लीजिए कि ये यूनिट 3.4 पे यहाँ पे है कि अवॉइड एडवर्ब्स दैट शो योर पर्सनल एटीट्यूड, लकीली, रिमार्केबली, सरप्राइजिंगली, फॉर्चुनेटली, यू शुड नॉट यूज़ दीज वर्ड्स इन एकेडमिक राइटिंग। डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट वर्ब फॉर्म, देखिए डू नॉट, कांट, कैन नॉट, इस ये कांट वगैरह इस किस्म को आप कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे। और although academic English tends to use passive more than standard English, it should not be overused, both are needed। वो कहता है कि एकेडमिक इंग्लिश के अंदर आप पैसिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसिव का भरमार आपने नहीं कर देनी, ये नहीं कि बस जिस तरह ज़्यादा ही आपने यूज़ कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से अवॉइड फॉलोइंग, लाइक फॉर इंट्रोड्यूसिंग एग्जाम्पल, यूज़ सच एज और फॉर इंस्टेंट, यानी आपने लाइक की जगह पे आपने यूज़ और या सच एज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। थिंग एंड कम्युनिकेशन, नथिंग और समथिंग, यूज़, फैक्टर, इशू और टॉपिक। तो ये वो चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें आप जब आप इसको पढ़ेंगे तो मज़ीद आपको समझ आएगी। तो मैंने आपसे आज मोटी मोटी बातें की हैं, तो क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो को मज़ीद, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ना वो कंटेंट के साथ आपके साथ आऊँगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप काइंडली इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।